अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। सोमवार का दिन और सोमवार के दिन पे सबकी नजरें लगी हुई थी क्या होगा सोमवार को, कब उमर अब्दुल्ला हलफ उठाएंगे। ये बाजार गली नुक्कड़ हर जगह पे पूछा जा रहा था। उमर अब्दुल्ला आज शाम गए दिल्ली रवाना हुए हैं। कल से लेके इस हफ्ते लगातार उमर अब्दुल्ला का बहुत ही बिजी शेड्यूल रहा। उनके एमएलएज, उनके हमदर्द, उनके कारकुन उनके श्रीनगर की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात करने पहुंचते रहते थे और लगातार मुलाकातों के सिलसिले में सियासी सरगर्मियां उमर अब्दुल्ला की उस तरह से नहीं देखी गई। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला की सियासी सरगर्मियां या उमर अब्दुल्ला की वज़ारत आला की सरगर्मियों के लिए रास्ता हमवार हो चुका है। बाज़ाब्ता तौर पर आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने हुक्मनामा जारी किया और द्रौपदी मुर्मू ने अपने हुक्मनामे में जम्मू कश्मीर में नाफिज सदर राज को ख़त्म करने का हुक्मनामा भी जारी किया। ये हुक्मनामा 2019 में लागू हुआ था और 2019 में पहले जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज और उसके बाद सदर राज के निफाज के बाद आज बाज़ाब्ता तौर पे हुक्मनामा जो जारी हुआ उसके मुताबिक अब जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार के लिए रास्ता साफ हो गया है। और उमर अब्दुल्ला की सरकार, अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि इस महीने की 16 तारीख को श्रीनगर KSKICC में बाज़ाब्ता तौर पे ओहदे और राजदारी का हलफ भी लेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जम्मू कश्मीर की यूटीज के पहले चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को इस हफ्ते की 16 तारीख को श्रीनगर KSKICC में हुक्म आज इस 16 तारीख को बाज़ाब्ता तौर पे ओहदे और राजदारी का हलफ देंगे। उनके साथ उनके काबीना के 9 रुफ़का को भी हलफ दिलाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की काबीना में कौन कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ लोग लॉबिंग कर रहे हैं, कुछ लोग स्टोरीज प्लांट कर रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं कि ये सरकार जो है ये उस तरह से नहीं चल पाएगी जिस तरह से सरकारें चलती हैं, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी है और जम्मू कश्मीर में बीजेपी कोई ऐसा मार्का अब की बार कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ेगी जिससे सरकार सही तौर पे चल सके। और यूं बहुत से सियासी तजिया निगार ये भी बता रहे हैं कि इस साल की जो सरकार चलेगी इसको अगर कहीं न कहीं लोगों ने जो वोट दिया है उस वोट के बाद जो बीजेपी को बैकफुट पे लाया गया है उसके बाद जम्मू कश्मीर में ये सरकार जो है इसके लिए काफ़ी कठिन रास्ते होंगे। कुछ लोग कहते हैं काटू बड़ा ताज हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्हें अब की बार सबसे बड़ी जो मेजॉरिटी मिली है उसमें करो या मरो वाली पॉलिसी इख्तियार करनी होगी। और इस करो और मरो वाली पॉलिसी के दौरान माना यह भी जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला की ये सरकार दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की तरह की जो सरकार होगी और अरविंद केजरीवाल को जहां दिल्ली में भाजपा ने नाखून चने चबा रखे थे और उमर अब्दुल्ला तब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का कोई भी हुक्मनामा ज़मीन पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ करता था और बार बार अरविंद केजरीवाल को वहाँ के LG के दफ्तर के बाहर मुजाहरे दे करने पड़ते थे। वही सूरत जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर या जम्मू कश्मीर में आने वाली सरकार उमर अब्दुल्ला की है उसके सामने भी दरपेश होंगे। और कुछ सियासी तजिया निगार ये भी कहते हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की आवाम और ख़ास तौर पर कश्मीर की आवाम ने उमर अब्दुल्ला को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे अब की बार वोट दिया है, उसके बाद उमर अब्दुल्ला के सामने बड़ा मामला यही होगा कि वो जम्मू कश्मीर की आवाम के एस्पिरेशंस के साथ किस तरह से आगे बढ़ते हैं, किस तरह से सियासत और सरकार दोनों साथ साथ चलाते हैं। सियासत और सरकार के चलाने में जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया या जम्मू कश्मीर में सियासी हलकों को दचका भी लगा है और यह दचका आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे से लगा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, उन्हें रिऑर्गनाइजेशन एक्ट के बाद यह इख्तियारात दिया गया है कि वो जम्मू कश्मीर में 5 नए मुंतखब अरकान असम्बली जो सरकार करेगी उनके पास पूरा उसका पावर होगा। उन 5 मेंबरान असम्बली को पूरी तरह से इख्तियार होगा। उन 5 मेंबरान असम्बली को जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया, जम्मू कश्मीर की सरकार में वोट देने का पूरा हक होगा। लेकिन उस पर बहुत से लोग सवाल उठा रहे थे और सवाल उठाते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में आज सीनियर जज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस PV संजय कुमार के 2 नफरी बेंच ने इस मामले पर गौर करते हुए बताया
कि मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं, पहले जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में जाएगा। और जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 2 नफरी बेंच ने अपने रिमार्क्स देते हुए बताया कि बहुत से मामला ऐसे भी हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अर्जी को समाअत के लिए मंजूर किया है, लेकिन जिस दौरान बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। लेकिन इस वक्त सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी को जो अर्जी गुजार रविंदर कुमार शर्मा की तरफ से अदालत में पेश हुए, बताया गया कि आप जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट से पहले रजू करें, वहाँ से जो फैसला आता है उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट किसी मामले पर गौर खौज कर सकती है। और साफ तौर में फ़िलहाल जो नामजदगी का इख्तियार जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का था, उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। और यूँ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर अब 5 MLAs को नॉमिनेट कर सकते हैं। और माना जाता है कि हुक्मनामा आने के साथ ही इसके लिए भी लॉबिंग शुरू हो चुकी है, चूँकि पाँच जो हैं इनके बारे में आम तौर पे ख्याल यही है कि इनमें से किसी का भी ताल्लुक़ कश्मीर से नहीं होगा। और यूँ जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादातर अफराद जो हैं इस चीज़ के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, गवर्नर राजभवन की तरफ नज़रें लगाए हुए हैं। और कुछ लोग पगड़ियाँ भी बनवा रहे हैं, कुछ लोग सूट भी सिलवा रहे हैं। पगड़ियाँ बनवाने, टूप सिलवाने या बाकी चीज़ करने के हवाले से बहुत से लोग तैयारियां तो कर चुके हैं, लेकिन अब की बार ये फाख्ता, ये कबूतर किसके सर बैठेगा, नज़रें सबकी टनल उस पार जम्मू की तरफ ही है। नज़रें सबकी टनल उस पार जम्मू की तरफ, फाख्ता, चिड़िया, जो कुछ भी इसका नाम दें, या कुछ लोग कहते हैं कि हाथी किसको सजदा करेगा, ये जम्मू के उस पार की तरफ ही लोगों की नज़रें हैं। लेकिन जम्मू के उस पार यानी खित्ते कश्तवाड़ का इलाका, खित्ते चिनाब का इलाका, और चिनाब से करीबन 150 किलोमीटर दूर वाडवन के इलाके में आग की हौलनाक वारदात पेश आई है। और आग की इस हौलनाक वारदात में आखिरी खबरें मिलने तक करीबन 6 दर्जन मकानात, गौखाने, कुठार सब कुछ नजर आतिश हुआ है। और ये कश्तवाड़ के डोडा मरवा के मालवन के गांव में पेश वाक़ा आया है। इसमें आखिरी खबरें मिलने तक फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के सभी लोग जो हैं, सभी इदारे जो हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच सके हैं। और यूं अभी तक आखिरी खबरें मिलने तक बताया जाता है कि आग के शोले अभी भी दूर दूर तक सुनाई देते हैं। कश्तवाड़ से भी फायर टेंडर्स के अमले को भेजा जा चुका है। इधर कुकरनाग से भी में भी फायर एंड एमरजेंसी सर्विस को अमले को भेजा गया है। लेकिन बताया जाता है कि आज सुबह लगने वाली आग जो है, ये देरी से खबर मिलने पर, आग के हवाले से पूरी जानकारी ना मिलने पर ये देरी हुई है। और यूँ करीबन 150 किलोमीटर का रास्ता, क्योंकि बताया जाता है कि ये दूर अफ्तादा इलाका अनंतनाग से मार्गन टाप के रास्ते 100 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है, और कश्तवाड़ से सिमथन टाप के रास्ते पर करीबन 150 किलोमीटर के दूरी पर वाक़ा है। और यूँ इतनी दूरी होने की वजह से यहाँ पे कोई बराह रास्त राब्ता नहीं है, और इसलिए वक्त पर फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के लोग नहीं पहुँच सके हैं। और अभी तक भी खबरें आ रही हैं कि आग के शोले जो हैं वो दूर तक सुनाई दे रहे हैं। कोशिश करते हैं कि हम असगर के पास चलेंगे। असगर ने कुछ देर पहले हमें वहाँ से अपडेट किया था। ताज़ा तरीन अपडेट क्या है डोडा कश्तवाड़ के इलाके में लगी इस आग के हवाले से, वो हम जानेंगे असगर से। असगर, हमें ज़रा बताइएगा। असगर से हमारा राब्ता कोशिश हो रहा है कि किया जा सके। और इस सारी सूरत में साफ तौर पे ये लग रहा है कि ये वाक़ा जो है, इस इलाके से हमें अक्सर अच्छी खबर नहीं आ रही है और नहीं आती रहती है, और आज भी खबर अच्छी नहीं है। ये सूरत खित्ते कश्तवाड़ के इलाके में, और कश्तवाड़ के इलाके में इस सूरत के बाद सूरत काफ़ी कशीदा भी है। असगर हमारे साथ राब्ता कायम कर चुके हैं। असगर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी कुछ देर पहले आपने अपडेट हमें किया था, बताया था कि 8 दर्जन के करीब इमलाक को, मकानात को नुकसान पहुंचा है। ताज़ा तरीन अपडेट क्या है आपके पास? असगर, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बताइएगा। जिस जिला
आतशदगी के जो वारदात में घर जो खाकिस्तान पे उनकी बढ़ती जा रही है। आग अगर से कंट्रोल में है, लेकिन तशवीशनाक इसलिए है कि इन लोगों को खुले आसमान तले आज रात सर्द तरीन रात जो मालवा के इलाके में इंतजामी पड़ रही है। माली नुकसान, जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन भारी पैमाने पे लोगों का सब कुछ इसमें सिमट गया आग में। मोहम्मद असगर, आपने कुछ देर पहले बताया था कि 70 के करीब इमलाक जो है, मकानात जो है उनको नुकसान पहुंचा है। कोठार हैं, मकान हैं, गाँवखाने हैं, मस्जिद, एक जामे मस्जिद के बारे में भी खबरें आ रही है, वो भी इस आग की हौलनाक वारदात में। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ पे फायर एंड एमरजेंसी के लोग पहुँच चुके हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन जो वहाँ पे शुरू किया गया है उसके लिए टीमें पहुँच चुकी हैं, और लोगों को सरकारी सतह पर इमदाद वगैरह या खुले आसमान तले रात गुजारने से बचाने के लिए क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी, इब्तदाई तौर पे तो यही कहा जा रहा है कि जिला किश्तवाड़ से फायर टेंडर, जो दीगर रज़ाकार तंजीमें हैं, रेड क्रॉस से वो इमदादी सामान लेकर वो मालवाड़ों की तरफ रवाना हो चुके हैं। लेकिन वो कितने देर में वहां पहुंचते हैं अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। सरकारी सतह पर यही बताया जा रहा है कि जो इमदादी टीमें हैं वो रवाना कर दी गई है, लेकिन वहां तक कोई मौसलाती निज़ाम भी उतना नहीं जहां से हम डायरेक्ट उनके साथ रब्ता कर सके कि क्या सूरत हाल है। लेकिन कुछ विजुअल्स जो आ रहे हैं वो तबाहकुन है, तबाह खेज है, क़यामत खेज है, लोगों के लिए किसी क़यामत से कम नहीं। आपने क़यामत खेज मनाजिर की बात की, ये ज़रा बताइएगा औसतन कितना वक्त लगेगा कश्तवाड़ से इस वार्डवन तक पहुंचने के लिए फायर एंड एमरजेंसी सर्विस की गाड़ी को, या वहां से जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें जाएंगी, कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि बताया जाता है कि इन्हें पहले इधर की तरफ, कश्मीर की तरफ आना पड़ेगा, फिर कश्मीर से जाना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन वहां से शुरू होगा या कश्मीर से होगा? देखिए, दोनों तरफ से करीब ये 180 या 200 किलोमीटर का रास्ता है किश्तवाड़ से मालवाड़वन तक। तो इस सफर को मुकम्मल करने के लिए जो मैंने बात की वहाँ लोकल्स जो चलते हैं उन्होंने कहा कि करीब 5 घंटे लगेंगे, चाहे जिस भी तरीके से रेस्क्यू किया जाए। अगर चाहे अनंतनाग की तरफ से कम है इसकी मसाफत, लेकिन किश्तवाड़ की तरफ से काफी तवील रास्ता है। इसमें पहले सिंतन टाप, आपको पता है कि सिंतन टाप में अब सर्दी बढ़ चुकी है। सिंतन टाप से होते होते इनको डक्सम से अनंतनाग, मरगन टाप से होते फिर वार्ड 1 में आना है। तो 4 से 5 घंटे इसमें इस सफर में लग सकते हैं उनको। बहुत शुक्रिया, आपने ये तफसील हमें बताई। 4 से 5 घंटे का सफ़र, अगर 150 किलोमीटर तो 5 घंटे का नहीं बल्कि उससे ज़्यादा, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो 5 घंटे से ज़्यादा का सफ़र लग सकता है। ये तस्वीर गुरेज़ की आ रही है हमें पास। गुरेज़ में भी कल शाम जो है तुलेल मार्केट में रात 8 बजे करीब आग की वारदात पेश आई है, और इस आग की वारदात में 4 के करीब रिहायशी मकानात और 10 के करीब दुकानात जो हैं ये कल शाम को नजरात हुए हैं। सरमा का मौसम है, इस सरमा के मौसम में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ना सही, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी जो वहाँ पे चल रही है। इन दिनों ठंड बढ़ चुकी है, इस बीच में गर्मी का अरेंजमेंट भी लोग करना चाहते हैं। गर्मी के अरेंजमेंट्स के दौरान कुछ गलतियाँ हो जाती हैं और उससे आग के वाक़ात जो हैं वो पेश आते हैं, और आग के वाक़ात जो है पहाड़ी इलाकों से आना शुरू हो चुके हैं। मालवा वड़वन का इलाका, आपने अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि यहाँ पे आग की हौलनाक वारदात पेश आई है, और करीबन 6 दर्जन के करीब जो इमलाक हैं जिसमें नुकसान की, जहाँ से जलकर खाकस्तर होने की खबरें हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन साहब ज़ाहिरा भी नहीं पहुँच सकता है। अगर सरकारी तौर पर दावे किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा दावा किया जा सकता है, या ऐसा मुकामी लोग बता रहे हैं कि अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं पहुंचा है। वहाँ पे फायर एंड एमरजेंसी के सर्विस के लोग जो हैं वो कुछ देर पहले तक, मेरा बुलेटिन जो है अपडेट करने तक, जो हमारे कुछ लास्ट मोमेंट होते हैं उस वक्त तक नहीं पहुंच सके थे, और आग की लपटें अभी भी दिखाई दे रही थी। मुकामी लोग बता रहे थे कि इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही थी, और इस वक्त यही था कि आग बाहर न फैल रही। वहाँ पे लोगों से जो बात हुई कुछ दूर के इलाकों से, क्योंकि वहाँ 21वीं सदी में भी कनेक्टिविटी नहीं है, तो कनेक्टिविटी न होने की वजह से लोग बड़ी दूर से आकर मोबाइल कनेक्टिविटी की कोशिश करते थे। तो वो जो बताया गया कि अभी सिर्फ इतना ही किया जाता है कि आग जो है अब मकान जो आसपास की जो इमलाक है उस तक उनको ना लगे, इसलिए वो मुकामी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोकल लेवल पे जो ऑपरेशन चल रहा है वो उन्हीं मकानों को चल रहा है। उनको आग उन तक ना पहुँचे, उनको पर जो जल रहे हैं उन्हें जलने दीजिएगा, उनको बुझाया नहीं जा सकता है। इस तरह के वाक़ात तो पेश आते रहते हैं, और ये वाक़ात जो है हमारे जम्मू कश्मीर में अक्सर देखने को मिलते हैं। और अब जरा श्रीनगर की बात करें। श्रीनगर में भी रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। श्रीनगर में ये रेस्क्यू ऑपरेशन श्रीनगर के सनत नगर के इलाके में पेश आया है, और सनत नगर के इलाके में पेश आए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में
2 बच्चों की डेड बॉडीज़ जो है वो मिली हैं, नामालूम बच्चों की 2 डेड बॉडीज़ मिली हैं और ये कल शाम को श्रीनगर के दूध गंगा के इलाके से डेड बॉडीज़ बरामद हुई हैं। दोनों नाबालिग बच्चे, दोनों मासूम कमसिन बच्चे और इन बच्चियां और इनके बारे में उम्र की बताया गया कि एक की उम्र औसतन 7 साल है, दूसरे की लगभग 6 साल है और इनका नाम शारिका और मंगला बताया गया और यूपी के बरेली शहर से इनका ताल्लुक़ बताते हुए बताया गया कि इनकी ये डेड बॉडीज़ जो है वो बरामद हुई हैं। दोनों डेड बॉडीज़ को जो तिबी कार्रवाइयाँ हैं, कानूनी कार्रवाइयाँ उनकी मुकम्मल करने के बाद पुलिस अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। पुलिस तहकीकात करी है ये ड्राउनिंग का वाक़ा है, डूबने का वाक़ा है या कुछ और है। पुलिस इस मामले पे काम कर रही है, तहकीकात कर रही है। और नाजरीन, अब ज़रा सियासत पे एक नज़र डालते हैं। इंतखाबात मुकम्मल, कुल मिला के पलड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का बारी, पटरी पर दूसरे पायदान पर भाजपा, लेकिन असम्बली इंतखाबात 2024 के नताइज जो है वो पीडीपी और कांग्रेस के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुए हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी के लिए भी डरावना ख्वाब और उसके साथ साथ असम्बली नशस्तों की तादाद और वोट शेयर में पीडीपी और कांग्रेस की जो शेयर है वो सबसे कम दर्ज हुआ है। तकरीबन 10 साल बाद कराए गए असम्बली नताइज जो हैं इनमें कांग्रेस और पीडीपी के लिए जहां डरावना ख्वाब था, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए साल 2024 के इन इंतखाबात ने नई रूह फेंकी है। कांग्रेस का जम्मू से अमलन सफाया हो चुका है और बीजेपी के लिए ये इंतखाबी नताइज कहीं कुछ तवक्को के मुताबिक भी नहीं रहे हैं। आदाद शुमार ये भी बताते हैं कि सबसे ज़्यादा वोट शेयर यानी सबसे ज़्यादा वोट 25.5% जो बीजेपी को मिला है और बीजेपी को ये वोट शेयर 29 हल्कों में कामयाबी के साथ मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23.4% वोट शेयर मिला है, कांग्रेस को 11.9% और पीडीपी को 8.8% अब की बार वोट शेयर मिला है। पीडीपी चौथे, कांग्रेस तीसरे नंबर पे वोट शेयर के मुताबिक रही है। साल 2024 का वोट शेयर लेकिन साल 2014 के साथ अगर टेले करें, तब जहां पे जम्मू कश्मीर में बीजेपी कांग्रेस पीडीपी की सरकार बनी थी, तो वोट शेयर का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पीडीपी को हुआ है, जिन्हें सिर्फ 8.8% वोट शेयर अब की बार मिले हैं। 2014 में पीडीपी को 22.67% जो है वो वोट शेयर 22.67% वोट शेयर मिला था और असम्बली इंतखाबात के मुकाबले में अब की बार 8.8% ही मिला है। 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 22.93 था, अब की बार ये 25.5 नशस्तें हैं और 42 नशस्तों पर लीड लेने वाली, कामयाबी हासिल करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23.4% वोट मिले हैं, जबकि 2014 के इंतखाबात में 20.77% नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिले थे। कांग्रेस को 2014 में 18.1% वोट मिला था और 2024 में 11.9% मिला था। कांग्रेस को 2014 के इंतखाबात में 12 सीटें मिली थी, अब की बार 50% डाउन होके वो सिर्फ 6 पे ही महदूद होकर रही है और जम्मू खित्ते में भाजपा को सिर्फ 1 सीट मिली है, वो 1 सीट कांग्रेस को मिली है। कांग्रेस को ये 1 सीट मिलना और बीजेपी, पीडीपी और कांग्रेस का ग्राफ सबसे नीचे होना सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन जमातों को क्या हुआ है। लेकिन कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को जो 29 अरकान अब की बार मिले हैं, उनमें अपोजिशन का लीडर कौन होगा? क्या देवेंद्र सिंह राणा होंगे या सुनील कुमार शर्मा होंगे? इस हवाले से बीजेपी के पार्लिमानी बोर्ड ने मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी और कौमी जनरल सेक्रेटरी समेत जम्मू कश्मीर लद्दाख के इंचार्ज तरुण चुग को मुबस्सिर भी मुकर्रर किया है और माना जाता है कि ये ही अपनी रिपोर्ट तैयार करके मरकज़ी सरकार को देंगे। एक छोटा सा तजारती वक्फा लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सियासत ना सही लेकिन दूसरे कुछ मामलात पे खबरें होंगी छोटे से तजारती वक्फे के बाद, और तजारती वक्फे में आप हमारे स्पॉन्सर्स का पैगाम सुनिएगा। याद दिलाते चलें, आप तक दिन भर पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें लज़्ज़त मसाले।
जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। खुशामदीद आपका दिन भर में सनम के साथ। अब देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर लज्जत मसालों के ताउन से। हमने खबर की शुरुआत में बताया था कि 16 की तारीख ओथ सरमनी होगी। ओहदे और राजदारी का हलफ उमर अब्दुल्ला की और उनकी काबीना को दिया जाएगा। 16 की तारीख वेडनेसडे की तारीख और इसकी बाज़ाब्ता तौर पे अब तस्दीक भी हो रही है और बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने चिट्ठी भी भेज दी है। वो चिट्ठी जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, शुक्र है अब की बार फैक्स मशीन ख़राब नहीं थी। लेकिन आपको बच्चों के लिए क्या कुछ ख़राब चल रहा है तस्वीर से लेकर वीडियोज़ में आपको दिखाते हैं। श्रीनगर का हैदरपुरा का इलाका, और हैदरपुरा के इलाके में ये बच्चे मुजाहरा कर रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। ये बच्चे वो हैं जो कल हमारे इलाज करेंगे। मौत हयात की कश्मकश में जो लोग होंगे उनके लिए मसीहा का रोल अदा करेंगे। लेकिन इन बच्चों के साथ कौन मसीहा का रोल अदा करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। श्रीनगर से लेके जम्मू के मेडिकल कॉलेज में इंटर्न के मामलात को लेकर ये बच्चे जो हैं सीटों की कमी की बात करते हुए बता रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज तो बना दिए, लेकिन उन मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना किसको है, ट्रेनिंग किसको देंगे। क्या कहें और से लोग आएंगे, क्या कोई खलाई मखलूक आएगी? अगर वो नहीं तो इन बच्चों को क्यों नहीं? अगर कॉलेज से तो हर कॉलेज में अगर 10-15 स्टूडेंट्स को लिया जा सकता है तो जम्मू कश्मीर के पास 1 दर्जन के करीब मेडिकल कॉलेजेस हैं। अब तो हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बनाएगा, तो फिर इनको उनमें जगह क्यों नहीं मिलती है? ये सवाल था और यही सवाल श्रीनगर में आज ये बच्चे सरकार तक पहुंचा रहे थे। बता रहे थे कि दावे तो बड़े करते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, तो खोले किन के लिए, किन को पढ़ाया जाता है, किन को ट्रेनिंग दी जाती है? ये बच्चे भी तो हमारा मुस्तकबिल है। ये तो डॉक्टरी की पढ़ चुके हैं, अब इंटर्न करना जो डॉक्टरी का एक अहम जुज़ है वो करने के लिए इन्हें कहाँ कहाँ दर बदर भटकना पड़ेगा। मैं एफएमजी क्वालिफाई किया है और सिंस देन हम बैठे हुए हैं, हमारे को कोई सीट्स नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं 16 सीट्स अवेलेबल है, लेकिन 160 के अबाउ स्टूडेंट्स हैं जिनको सीट्स नहीं मिल रही है। हमने हायर ऑफिशियल से रीच करने की कोशिश की थी लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला अभी तक। और अकॉर्डिंग टू एनएमसी के प्रोटोकॉल्स 7.5 सीट्स का 7.5% सीट्स की कैटेगरी होती है, वो एफएमजीज़ के लिए होती है। हम अब इनको बोल रहे हैं या तो हमें इंक्रीज़ करो सीट्स की अवेलेबिलिटी, ईदर डू डैट, या तो नॉन टीचिंग कॉलेजेस है जहाँ पे वो हमें एडजस्ट कर सकते हैं और कुछ टाइम के बाद हम लोग फिर जीएमसीज़ में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन देयर इज़ नो वन जो हमारी बात सुन रहा है। अभी आज हमारी पहली बार प्रेसिडेंट से बात हुई है। दिस इज़ आवर इशू। हम चाहते हैं कि हमारा टाइम ऑलरेडी 4 मंथ्स हो गए जब से हमने एफएमजी क्वालिफाई किया। सीट्स के साथ कौन सा डिपार्टमेंट डील करता है? जेके मेडिकल काउंसिल ही, बिकॉज दिस इज़ द गवर्निंग बॉडी जो इस सब के साथ डील करता है। तो कितने एफएमजीज हैं आप? 156 एफएमजीज और 16 सीट्स ही खाली दे रहे हैं और देयर आर 11 मेडिकल कॉलेजेस इन JNK। अभी हमारे को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ये बस बोल रहे 16 सीट्स है और पहले का मुझे नहीं पता है। पहले का तो सबको एडजस्ट करते थे। मैं तो यही हमने कहीं जगह सेक्रेट में भी हमने मतलब नोटिस डाली है, वहाँ पे हमने बताया उनको कि हमारी सीट्स के लिए जो रिजर्वेशन है हमारी जो अप्रूव करता है एनएमसी,
तो स्टेट को हमें मतलब वो सीट्स देने ही है। 7.5 रूल वो फॉलो करना पड़ेगा इनको, हर कॉलेज के अंदर 7.5 का रूल। लेकिन मसला ये है कि कोई भी कॉलेज जो है, हमारे 11 कॉलेज है तकरीबन हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, किसी भी कॉलेज ने अभी तक सिर्फ 2 कॉलेज की ऑप्शन दिए हैं इन्होंने, एक बारामूला और एक उधमपुर। तो अभी ये बता रहे हैं कि बारामूला में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, उधमपुर में 16 सीट्स अवेलेबल हैं, तो आप लोगों के लिए 16 सीट्स, लेकिन 156 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमने क्वालिफाई किया है। तो लेकिन मसला ये चीज़ है कि अगर ये हमें एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो बाद में हमें और भी दिक्कत होती है, क्योंकि एफएमजी एग्ज़ाम के बाद हमारा नीट पीजी भी देना होता है, हमारा स्टेट का अपना एग्ज़ाम एमओ का एग्ज़ाम भी देना होता है। काफ़ी लड़कों के लिए कोई मतलब हर चीज़ की मतलब ख्वाब होती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारे सामने तो दीवार लग रहा है। जम्मू कश्मीर रियासत और जम्मू कश्मीर यूटी, जो भी नाम आप दें, जिस तरह से आप इसको पहचान दें, ये दुनिया की शायद वाहिद रियासत होगी जहाँ जब तक न आदमी को सड़क पर लाया जाए, जब तक न उससे चिल्लाया जाए, जब तक न उससे हाय हाय करवाई जाए, तब तक उसको हक नहीं मिलता है। वरना ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकारी अहदेदारों की जिम्मेदारी है कि वो देखें उनके पास कोटा कितना है, बच्चों को कहाँ कहाँ एडजस्ट करना है। लेकिन नहीं, ये डॉक्टर हैं, ये हमारे वाइट कॉलर लोग हैं, इनको भी हड़काएंगे। और हड़काने के बाद जब बचपन के इस हिस्से में, जब उम्र के इस हिस्से में किसी को हड़काया जाएगा तो अपनी बड़ास फिर निकालता है। और जब ये कहीं ये लोग फिर फाइज होते हैं, कहीं अपॉइंट होते हैं, तो ये बड़ास वहाँ पे अपने लोग अपनी निकालते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत झेला होता है और ये फिर रूटीन चलती रहती है। कहीं तो रुकना चाहिए, कहीं हमारी सरकार, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदारी ले कि हम कहीं रोकें इस सारे को, जो इस सिस्टम में अब तक ढीलापन, ये सिस्टम में जो बिखरापन है जो अब तक आ रहा है, इसको कहीं पे ब्रेक तो लगनी चाहिए। और ब्रेक ना लगने की वजूहत कही है। एक तस्वीर हम आपकी सोपोर को दिखाते हैं, हम सोपोर के जूस प्लांट की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वो जूस प्लांट है जिससे जम्मू कश्मीर से मुतालिक अवामी हलकों में कभी बड़ी खुशखबरी की नवीद आई थी। सोपोर में बाज़ाब्ता तौर पे जूस प्लांट के बारे में आम तौर पे बताया जाता है कि सोपोर के माजबुक में जूस प्लांट है, और उस जूस प्लांट से दुनिया जहाँ को जो सेब जो होता है वहाँ का, उससे जो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड होता है, उससे वहाँ पे जूस वगैरह निकाला जा सकता है। और सोपोर की फ्रूट मंडी, जहाँ कश्मीरी एप्पल और फिर कश्मीरी वालनट मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों तक पहुँच रहा है, करोड़ों का अरबों का सालाना बिजनेस भी होता है, इकॉनमी भी कश्मीर की पनपती रहती है। उस इकॉनमी में सोपोर की फ्रूट मंडी का एक अहम रोल है। लेकिन ना यहाँ पे किसानों के क्रेडिट कार्ड की सहूलियात रखी गई है, ना ही जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पे नॉर्थ कश्मीर में कोल्ड स्टोरेज की सहूलियात है, ना ही टैक्स वगैरह के जो मामलात इंडस्ट्री को लेकर होते हैं उन पर नज़र रखी जाती है, और ना ही हमारे इस फ्रूट इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए मेयारी अद्वियात, कीड़े मार दवाइयाँ या दूसरी चीज़ें रखी गई हैं। आखिर हमारी इस फ्रूट इंडस्ट्री कैसे पनपेगी, ये वो सवाल है जो हर कश्मीरी पूछता रहता है, और यही सवाल अरबाब इक़दार तक आज भी उठ रहा है। अभी इस साल भी जो अर्ली वेराइटीज़ में रेट्स अच्छे रहे थे, लेकिन अभी 1 महीने से कंटिन्यू रेट जो डाउन है, उसका मेन कारण है कि जो इम्पोर्टेड माल यहाँ पे आता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोर्ट ड्यूटी जो वो कम की है। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेड ड्यूटी उनको बढ़ाई जाए, ताकि यहाँ के जो ग्रोवर्स, यहाँ के जो किसान हैं, चाहे वो कश्मीर का हो, हिमाचल का हो, उत्तरांचल का हो, उनको बेनिफिट मिल जाए। मैं आपके माध्यम से अपने एलजी साहब से और जो हमारी नई हुकूमत बनने वाली यहाँ के ग्रोवर्स के जो मुतालबात है उनको पूरा किया जाए, और ख़ासकर जो हार्टिकल्चर सेक्टर जो हुकूमत बनने वाली है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो हार्टिकल्चर सेक्टर की तरफ ध्यान दे देंगे। और ख़ासकर जो बेसिक ग्रोवर है, जो 3 लाख रुपए तक का KCC लोन है, मैं अपने CM जो बनने वाले उमर साहब से अपील करूँगा कि KCC लोन वेव ऑफ होना चाहिए, ताकि जो बेसिक ग्रोवर है वो सर्वाइव कर सके। हमारी फ्रूट इंडस्ट्री की कमर तोड़ी गई है। कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जानबूझ की तोड़ी गई है, और यूं बाहर के मुल्कों का माल ठीक उस वक्त हिंदुस्तान में इंपोर्ट किया गया जब जम्मू कश्मीर का फ्रूट जो है वो तैयार होता था, और यूं बिना इंपोर्ट के फॉरेन माल को, बिना
हेवी इंपोर्ट ड्यूटी के फॉरेन माल को जब मंडी में उतारा गया तो कश्मीरी फ्रूट को पसे पुश्त डालना ही था, पढ़ना ही था। सरकार पे सवाल उठे हैं। उन्हीं सवालात के कटघरे में आम कश्मीरी ये पूछता रहता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। पिछले साल कई मिसालें दी गई, कभी रोड बंद हुआ पिछले साल, कभी अमेरिकन एप्पल मार्केट में आया, कभी ईरानी आया, और ठीक उस वक्त आया जब कश्मीरी माल, कश्मीरी फ्रूट अपने जोबन पे था, लेकिन बाहर का ला के कश्मीरी को बैकफुट पे खड़ा किया। इल्ज़ामात बहुत से लगे उस पर। उन इल्ज़ामात के हवाले से ना ही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कभी वाज़ा किया, ना ही मरकज़ी सरकार ने वाज़ा किया कि ऐसा क्यों हुआ, कायदा और कानून के ख़िलाफ़ क्यों किया गया। शायद एक अलमिया ये भी है तस्वीर का। तो ये था हमारा आज का दिन भर प्रोग्राम लज़्ज़त मसालों के ताउन से आप तक पहुंचाया जा रहा था। तो आज के दिन भर से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आज से लेंगे इजाज़त। रब कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।